आज संविधान दिवस भी है और साथ साथ आज मजदूर और किसान एक साथ आंदोलित हैं। इसमें बैंक कर्मचारी भी शामिल हैं। तो शिव गोपाल मिश्रा जी रेल कर्मचारियों को तो हिंदुस्तान के सबसे बड़े नेता हैं ही। इसके साथ साथ जो व्यापक जो हमारा हिंद मजदूर सभा है और जो भी ट्रेड यूनियन और मजदूर आंदोलन है उनके बहुत ही अनुभवी साथी हैं हमारे। तो शिव गोपाल जी ये बताइए कि सबसे पहले तो हम रेल के ही पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे बात करेंगे, क्योंकि आपके पीछे एआईआरएफ का बैनर लगा हुआ ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन का। तो ये बताइए कि रेलवे के लोग इसमें कैसे कूद पड़े, क्या आपका क्या मुद्दा है, या वो निजीकरण एक ऐसा सूत्र है जिसमें किसान मजदूर रेल बैंक सभी शामिल हो रहे हैं? बड़ी दो बातें हैं। एक तो यह है कि हम लोग बेसिकली ट्रेड यूनियन के लोग हैं। 1924 से ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन का गठन हुआ। आज़ादी की लड़ाई भी लड़ी हमारे साथियों ने, और बाद में आज़ादी के बाद जो है वो भी हड़तालों में हिस्सा लिया, और उसके बाद तो जो 3-3, 4-4 हड़तालें 60 में, 68 में, 74 में हुई, उनका तो जिक्र करना लाजमी है। 74 की हड़ताल तो फर्नांडिस जी अभी वो इस जहां तक ये लड़ाई का सवाल है, इसमें सारे सवाल करीब करीब वही हैं जो सवाल हम लोग अक्सर उठाते रहते हैं। रेल कर्मचारियों से भी जुड़े हुए सवाल है, प्राइवेटाइजेशन का सवाल है, निगमीकरण का सवाल है, बेसिक पे को बढ़ाने का सवाल है, सोशल सिक्योरिटी का सवाल है, नेशनल पेंशन स्कीम को खत्म करके पुरानी पेंशन स्कीम की बहाली की मांग है, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर का मजदूर है उसकी दुर्दशा है, उनके लिए प्रोटेक्शन की मांग है। तो हमारे और सेंट्रल ट्रेड यूनियन के मांगों में कहीं पर कोई फर्क नहीं है। और दूसरी बात यह है कि मैं तो चूंकि हिंद मजदूर सभा का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ, तो हम लोगों के लिए है। दूसरी बात यह है कि हमारी एक जोन को छोड़ करके बाकी सारी जोन्स जो है वो हिंद मजदूर सभा से संबंधित भी हैं, और जहाँ तक जो जोन नहीं संबंधित है वो भी बहुत मिलिटेंट साथी हैं हमारे ईस्टर्न रेलवे के, वो भी पूरे तौर पर फेडरेशन के नाते हमारे संगठन में जुड़े रहने काम करते हैं। साथी हैं सब आपके जी। तो हमारी सिर्फ समस्या ये है कि हम बार बार अपने साथियों से ये बात को बोलते रहते हैं कि और सेंट्रल ट्रेड यूनियन की कई मीटिंगों में मुझे खुद जाने का मौका मिला है। मैंने उनसे इस बात की अपील की है कि ये जो एक दिन की हड़ताल है उससे कोई फायदा नहीं होगा, और हमें इन तमाम मुद्दों पे अगर भारत सरकार की चुनौती को स्वीकार करना है तो एक अनिश्चितकालीन हड़ताल का फैसला होना चाहिए। लेकिन मैं अपने केंद्र सरकार के जो सम संगठन है, केंद्रीय सम संगठन है, उनसे सहमत हूँ कि अभी फिलहाल जो कर पा रहे 8 घंटे की हड़ताल वो अपनी जगह है। ऑल इंडिया रेल फेडरेशन ने फैसला लिया है, हमारे तमाम शाखाएं जो हैं पूरे देश भर में वो अपने अपने कार्यालयों पर आज की हड़ताल के समर्थन में विरोध प्रदर्शन कर रही हैं, धरना दे रही हैं, रैलियों में हिस्सा ले रही हैं, अपनी एकजुटता का प्रदर्शन कर रही हैं। और आने वाले समय में मुझे पूरी आशा है कि ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन निजीकरण और निगमीकरण के खिलाफ तमाम श्रम संघों को जो रेलवे के हैं उनको इकट्ठा करके एक मंच पर लाने का प्रयास कर रहा है। हमने जो जॉर्ज साहब ने 1974 में एनसीसीआरएफ बनाई थी उसका पुनर्गठन कर लिया है। उसमें खाली जो है वो 2 मान्यता प्राप्त संगठन एआईआरएफ और एफआईआर ही शामिल नहीं है, उनमें जो है वो बीआरएमएस भी शामिल है जो बीएमएस का एक पार्ट है। उसमें जो है वो 17 मेजर एसोसिएशन, जिसमें कि रनिंग का भी है, जिसमें कि एस्मा भी है, स्टेशन मास्टर्स का है, जिसमें कमर्शियल वाले हैं, टिकट चेकिंग के लोग हैं, ट्रैकमैन के लोग हैं, सबको एक मंच पर लाने का काम किया है। और आने वाले भविष्य में हम लोग सरकार को चेतावनी देने वाले हैं कि अगर आपने ये निजीकरण का धंधा नहीं छोड़ा तो आने वाले समय में हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। और हमको आशा है कि उस समय भी तमाम सेंट्रल ट्रेड यूनियन ऑर्गेनाइजेशन हमारी मदद करने का काम करेंगे। शिव गोपाल जी, एक हमारे दर्शक हैं रत्नेश त्रिपाठी जो आपसे जानना चाहते हैं कि पुरानी पेंशन और फ्रीज डीए पर क्या आप लोग कर रहे हैं उसको बहाल करने के लिए पुरानी पेंशन। देखिए, जहां तक सवाल पुरानी पेंशन का है, ये लड़ाई हम लोग 2004 के पहले से लड़ रहे हैं।
इस समय ये स्कीम आने वाली थी और जसवंत सिंह उस समय हमारे एनडीए की सरकार के अंतर्गत जो है वो वित्त मंत्री थे, तो उसी समय फिरोज जी ने, चौबे जी ने इसको आपत्ति जताई थी जेसीएम की ओर से। और वो अभी भी हम लोग इस सवाल को 7वें पे कमीशन के सामने ले गए, 6ठे पे कमीशन के सामने ले गए और 7वें पे कमीशन ने हमारे उठाए हुए तमाम सवालों को संदर्भित भी किया और उसके ऊपर एक कमेटी बनाई गई। उस कमेटी के सामने हम लोग भी पेश हुए, तमाम दूसरे ऑर्गेनाइजेशन भी पेश हुए। और चूंकि मैं स्टाफ साइड का सेक्रेटरी हूँ नेशनल काउंसिल जेसीएम का, तो उसकी तरफ से भी हम लोगों ने मेमोरेंडम देने का काम किया। तो उनमें उस स्कीम में काफी सुधार करने का काम उन्होंने किया। जैसे 40% को 60% कर दिया, 14% जो है वो 10% पहले हमारे जो है वो एम्प्लॉय देते थे, 10% जो है वो सरकार देती थी। अभी 14% जो है वो सरकार देने लगी है और हमारे लोग जो है वो 10% दे रहे हैं। लेकिन हम लोग इससे संतुष्ट नहीं हैं। हम लोग चाहते हैं कि सरकार एक हम लोगों को इस बात का जो है वो एक तरीके से गारंटी दे कि जिस समय लोग रिटायर होंगे, उनको रिटायरमेंट के समय जो भी तनख्वाह उनको मिल रही होगी उसका आधा पैसा उनको जो है वो पेंशन के रूप में दिया जाएगा, जो कि अभी लोगों को मिलता है। और ऐसा सिर्फ भारतवर्ष में ही है, करीब 25-26 दूसरे मुल्कों में जहाँ ऐसी स्कीमें हैं, उन स्कीम्स को लेकर के हम लोगों ने सरकार को देने का काम किया था कि देखिए ये दूसरे भी मुल्क हैं जहाँ पर इस तरीके की स्कीम है। वहां पर उन्होंने जब भी कभी कोई डेफिसिट होता है, बाजार घाटे में जाता है, उन्होंने पेंशन रिजर्व फंड रखा हुआ है, उससे वो कर्मचारियों को कोई नुकसान नहीं हो, उनको जो है वो देने के लिए मिला देते हैं उसमें, और उसको बराबर ला करके कोई भी नुकसान जो है वो कर्मचारियों को होने नहीं देते हैं। तो पेंशन इक्वलाइजेशन फंड है, कहीं पेंशन रिजर्व फंड है, कहीं सरकार अपने खजाने दे देती है। तो भारत सरकार को भी इसे एक तरीके से कर्मचारी हित में ये बात सोच करके इसको लागू करना चाहिए। अभी तक सरकार ने इस बात को माना नहीं है, लेकिन मना भी नहीं किया है। वो कह रहे हैं कि इस पर विचार कर रहे हैं, लेकिन हम इस पर संघर्ष भी कर रहे हैं। ये कलकत्ता से प्रभाकर मणि तिवारी से कुछ पूछना चाहते हैं। रामदेव जी, जो अगला सेशन होगा पार्लियामेंट का, उस पर तमाम केंद्र सरकार के कर्मचारी, राज्य सरकार के कर्मचारी, तमाम जो पेंशन पहले पाते हैं और अब उनको नई पेंशन स्कीम हो गई है, उन सारे लोगों को हम लोग इकट्ठा करके और पार्लियामेंट पर एक बहुत जबरदस्त प्रदर्शन करेंगे। सरकार मानेगी तो ठीक है, नहीं मानेगी तो हम लोग इस विषय पर भी भारत बंद की जो है योजना बना रहे हैं। प्रभाकर मणि गोपाल जी, आपने किया था कि ये डीए जो फ्रीज है इस पर क्या कर रहे हैं, तो उसको भी हम लोगों ने नेशनल काउंसिल जेसीएम की ओर से उठाया है। कैबिनेट सेक्रेटरी से बात की है, एक्सपेंडिचर और डीओपीटी सेक्रेटरी से बात की है, अपने रेल मंत्री से बात की है और रक्षा मंत्री से बात की है, चूंकि रेलवे और रक्षा दोनों के लोग काफी पीड़ित हैं इस सवाल को लेकर के। और सीतारामन जी को भी हम लोगों ने पत्र लिखा है, बहुत जल्दी मीटिंग करने वाले हैं। हम लोग उनको कुछ सुझाव दिए हैं कि आप इसको कर लीजिए, हमारी पेंशन, हमारे इस डीए को फ्रीज मत कीजिए। हम कोशिश करेंगे कि सरकार को जो है वो कोई दिक्कत नहीं होगी और हमारा पैसा जो है हमारे खाते के अंदर भी रहने का काम होगा। तो मुझे आशा है कि सरकार बहुत जल्दी इस विषय पर हम लोगों से बातचीत करेगी, नहीं करेगी तो ये भी एक संघर्ष के मुद्दों में शामिल है। जी संघर्ष प्रभाकर मणि जी। हाँ, प्रभाकर मणि जी, फिर उसके बाद हाँ, मेरा सवाल है शिव गोपाल जी से कि रेलवे में तमाम यूनियनें हैं, लंबे अरसे से विभिन्न मुद्दों पर आंदोलन करती रही हैं, लेकिन खासकर जब से मौजूदा सरकार सत्ता में आई है तो निजीकरण की प्रवृत्ति बहुत तेजी से बढ़ी है। तमाम रेलवे स्टेशनों का निजीकरण हो रहा है, ट्रेनों का हो रहा है। हालांकि यह घाटे का सौदा है, जैसा हमने तेजस से जाना कि शुरू भी हुई और बंद भी हो गई। तो आंदोलनों के बावजूद सरकार जिस तरह निजीकरण का एजेंडा रेलवे में चला रही है, तो क्या आपको नहीं लगता कि रणनीति में कुछ बदलाव की जरूरत है? सिर्फ घेराव और बंद से कोई सरकार पर असर नहीं पड़ रहा है, सेहत पर वो अपना एजेंडा बढ़ा रही है, तो थोड़ा रणनीति में बदलाव की जरूरत नहीं समझ रहे हैं? देखिए प्रभाकर जी, एक बात तो आप मान करके चलिए कि मैं इस पर एनडीए और यूपीए की बात नहीं करूंगा। ये दोनों सरकारें ऐसी रही हैं जिनकी की आर्थिक नीतियां जो है वो एक ही हैं। ये एक सिक्के के दो पहलू हैं।
वो भी निजीकरण के रास्ते पर जा रहे थे। मोंटेक सिंह अहलूवालिया चिट्ठी लिखा था कि सारी दुनिया की रेलें जब निजी हाथों में जा सकती हैं तो भारतीय रेल क्यों नहीं जा सकती। लेकिन हमें खुशी है कि चाहे ममता जी रही हों, चाहे नीतीश कुमार रहे हों, चाहे लालू जी रहे हों, चाहे रामविलास जी रहे हों, चाहे दिग्विजय सिंह रहे हों, हर किसी ने, जो भी सहयोगी पार्टी के व्यक्ति के पास रेलवे रही, उसने रेलवे को बचाने का पूरा काम किया। और इसमें ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन का भी थोड़ा बहुत योगदान जरूर रहा। वो इसलिए कि हम लोगों ने भारत सरकार को टेंडर हुक्स पे रखा, उनको कहा कि अगर आप निजीकरण करेंगे तो हम निश्चित तौर पर जो है वो हड़ताल करेंगे, संघर्ष करेंगे। और अभी भी ये बात वर्तमान सरकार ने भी कही हुई है। अभी हमने फैसला किया है, आप सबका भी सहयोग चाहेंगे कि 7,600 स्टेशन है भारतीय रेल पर। हर जगह हम लोगों ने रेल बचाओ देश बचाओ अभियान समितियां बना दी हैं, सेव रेलवे सेव नेशन कमेटी बना दी है। उनमें खाली रेल कर्मचारी नहीं है, उनमें हमारे उपभोक्ता भी हैं, उनमें पत्रकार भी हैं, उनमें दूसरे जो है किसान यूनियनें भी हैं, उनमें दूसरी यूनियनें भी हैं, सरपंच भी हैं, प्रधान भी हैं, सबको जोड़ने का काम किया है। एक जन आंदोलन इस देश में हम लोग निजीकरण के खिलाफ खड़ा कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि शायद जो आपने नई रणनीति की बात की है वो उसी का एक हिस्सा है। हमें लगता है कि अगर हम जन आंदोलन करेंगे, गांव-गांव में पहुंचेंगे, शहर-शहर में पहुंचेंगे, तो ये सरकार जरूर सोचेगी कि इसकी बदनामी होगी इस सब चीजों को लेकर के, तो हो सकता है कि ये निजीकरण की बात भूल जाए। ये शिव गोपाल जी, एक सवाल मेरा भी है। हाँ, मेरा भी एक सवाल है। हबीबगंज का रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म जो है वो एक निजी हाथों में दिया गया, वो एक नया प्रयोग था। और आपने देखा होगा कि पहले जो रेलवे के मजदूर और तमाम आंदोलन के लोग जाते थे प्लेटफॉर्म पे सो जाते थे, अब शायद वो इजाजत भी नहीं मिलती होगी, वहां प्लेटफॉर्म का टिकट भी कर दिया गया। आपके पास भी कुछ रिपोर्ट होगी कि ये जो प्लेटफॉर्मों का निजीकरण हुआ है, जो हबीबगंज का मैंने एक उदाहरण दिया था, उसका जो प्रयोग है क्या सफल हो रहा है, कुछ दिख रहा है, या इसके नुकसान भी कुछ सामने आए हैं? देखिए, ये एक बात अमरीश जी समझ लीजिए, ये सारे प्रयोग जो हैं वो असफल प्रयोग हैं। अभी भाई प्रभाकर जी ने कहा, मैंने जिस दिन ये तेजस चलने वाली थी उस दिन लखनऊ में करीब 5-6 हजार लोगों ने जबरदस्त प्रदर्शन किया था। योगी जी उद्घाटन करने आए थे, हम लोगों ने उसी समय इस पर प्रदर्शन किया और उसी दिन इस बात की घोषणा कर दी थी कि ये तेजस फेल हो जाएगी। क्योंकि हम लोगों को इंटरनल चीजों की जानकारी रहती है। और मैं पहले ही कह रहा था कि ये जो देश है वो एफ्लुएंट क्लास ऑफ सोसाइटी का देश नहीं है, ये गरीबों का देश है, कॉमन मैन का देश है। यहाँ पर जो गाड़ियाँ चलती हैं वो गरीब लोगों के लिए चलती हैं, उनके लिए इसके अलावा कोई साधन नहीं है। आप इस तरीके से लड़कियों को एयर हॉस्टेस, वो रेल हॉस्टेस बना करके ले आवे, चमचम कर दें, ये कर दें, इससे कोई इस देश में कोई गाड़ियाँ लेने वाला नहीं है। और आप 5 मिनट के अंतर के लिए कोई पैसा आपको देगा, ये संभव नहीं है। अल्टीमेटली तेजस फेल हो गई। अभी ये 150 गाड़ियां नई लाने की बात कर रहे हैं। मैं माननीय रेल मंत्री जी को मिलकर के, बोर्ड को मिलकर के कह चुका हूं कि आपका ये प्रयोग भी फेल होगा। अभी हबीबगंज जिस समय बन रहा था, हमने उस समय भी कहा था कि ये चीजें उचित नहीं है। हालांकि मैं हर चीज का अंधा विरोध करने के पक्ष में नहीं हूं। अगर रेलवे कोई दूसरा तरीका ला करके अपने यूजर्स के ऊपर बगैर बोझ डाले हुए कुछ नए जो है वो साधन ढूंढ सकती है अपनी आमदनी के, तो मैं उन लोगों में हूं जो उनकी बात को सुन करके और जो है उनको समर्थन करने के लिए तैयार रहता हूं। मैंने सबसे पहले जो है वो जिस समय PRS आया तो लोग नारे लगा रहे थे, कह रहे थे कि कंप्यूटर बाबा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। लेकिन ऑल इंडिया रेल फेडरेशन ने इसका समर्थन किया कि नहीं, ये होना चाहिए, क्योंकि ये यूजर्स के हक में है। इससे हम कहीं से कहीं का भी टिकट ले पाएंगे और ये हमारे नई टेक्नोलॉजी आएगी, मॉडर्नाइजेशन होगा तो हमारे हक में होगा। हम लोग डरने वाले लोगों में नहीं है, इसको सड़क पर और अपने लोगों के बीच में खड़े होकर समझाने का काम करते हैं। लेकिन हबीबगंज का जो प्रयोग है वो इसलिए असफल प्रयोग है कि अगर आप पार्किंग के चार्जेस बढ़ा देंगे, प्लेटफॉर्म का पैसा बढ़ा देंगे, तो ये ठीक नहीं है। ठीक है, हम भी मानते हैं कि प्लेटफॉर्म पे अननेसेसरी भीड़ नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये भी ठीक नहीं है कि अगर कोई आदमी किसी बीमार आदमी को गाड़ी पर चढ़ाने के लिए आया है, अपने माँ बाप को छोड़ने के लिए आया है, अपने रिश्तेदारों को छोड़ने के लिए आया है, तो आप उसकी जेब काट लीजिए, ये बिल्कुल उचित नहीं है। तो इसलिए हमने जिस समय ये पैसे बढ़ाए जा रहे थे उसी समय इसका विरोध किया था। आज भी हबीबगंज में हम ही लोगों के आंदोलन की वजह से पार्किंग चार्जेस घटाए गए।
हम लोगों की वजह से ही, जो हमारे लोगों ने आंदोलन किया हबीबगंज में, उसकी वजह से जो है वो प्लेटफॉर्म टिकट को भी कम करने का काम हुआ। एक ऐसा एरिया निकाला गया हबीबगंज स्टेशन पर जहां कर्मचारी जो हैं वो अपनी गाड़ियां अलग से खड़ी कर सकते हैं, और या जो डेली पैसेंजर्स हैं उनका अलग जो है उन्होंने बनाने का काम किया। तो ये सारी चीजें लड़नी पड़ेंगी। लेकिन अब अगर स्टेशन के ऊपर माल बन रहे हैं, स्टेशन के ऊपर कमर्शियल एंटरप्राइजेज बन रहे हैं, उनसे रेलवे की अलग आमदनी होने का एक नया वो शुरू हो रहा है, तो इन सारी चीजों को खुले दिमाग से देखने की आवश्यकता होगी। इस पर एक तरीके से बंद दिमाग से काम नहीं चल सकता, क्योंकि रेलवे को इमदाद करने के लिए भारत सरकार को आगे आने का काम करना चाहिए। भारत सरकार आगे नहीं आ रही है। बजट हमारा जरूर कॉमन बजट हो गया, लेकिन कॉमन बजट होने के बावजूद आज भी भारतीय रेल जो है सब्सिडी के नाम पर 42,000 करोड़ रुपए जो है वो सब्सिडी पर खर्चा कर रही है। 40,000 करोड़ रुपए हम लोग पेंशन का अपने लोगों को दे रहे हैं। तनख्वाह हमारे अपनी कमाई से निकल रही है। जो पटरियां बिछाई जा रही हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर आ रहा है, इंजन आ रहा है, वैगन आ रहा है, कोचेज आ रहे हैं, सिग्नलिंग हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर हो रहा है, सारा हम अपनी कमाई से करने का काम कर रहे हैं। भारत सरकार 10-15 हजार करोड़ रुपए दे करके अपने कर्तव्य की तीसरी कर लेती है। तो भारत सरकार को भारतीय रेल जनता के हित में है, इसलिए उसको अपने बजट से भारतीय रेल को इम्प्रूव करना चाहिए, और जो हमारे आम उपभोक्ता हैं उनकी संतुष्टि के लिए आगे बढ़कर के आना चाहिए। मेरी अपनी ऐसी सोच है। नहीं, आपकी सोच बिल्कुल सही है कि हमने देखा कि रोम में या और कई जगहों पर रेलवे स्टेशन में मॉल बने हुए हैं। ठीक है, उससे यात्रियों को भी सुविधा है, रेलवे की भी इनकम होती है, लेकिन मुख्य बात यह है कि ये गरीबों का देश है जहां 80 करोड़ लोगों को सरकार मुफ्त खाना देती है, यानी वो अपना भरपेट भोजन की व्यवस्था नहीं कर सकते, आमदनी ही नहीं है लोगों की। तो ऐसी जगह पर हम ट्रेनों को हवाई जहाज की तरह नहीं चला सकते कि आम आदमी की पहुंच से दूर नहीं कर सकते। और ट्रेनें जो है हमारी बहुत सारे लोगों के रोजगार का साधन है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। कुछ नहीं तो हम तो देखते हैं कि भाई तमाम जगह पर वो मूंगफली और जामुन भी बेच करके लोग अपना पेट पालते हैं। तो आम आदमी को रेलवे से बिल्कुल अलग नहीं करना चाहिए और उसका ध्यान रखना चाहिए, चाहे प्लेटफॉर्म हो, चाहे स्टेशन हो, चाहे पार्किंग हो, चाहे टिकट हो। और मिश्रा जी, थोड़ा बड़ा सवाल है कि आज ये क्यों हो रहा है कि आपने बात की कि पिछली सरकार भी थी, ये 1991 के बाद से ये जो उदारीकरण की लहर चली है, तो क्या वजह से है कि उससे किसान, ग्रामीण और मजदूर पे मार पड़ रही है और जो बड़े पूंजीपति हैं वो मालामाल हो रहे हैं? ये सरकार, ये चुने हुए जो हमारे प्रतिनिधि हैं, ये चुनी हुई सरकार है, ऐसा क्यों करती जा रही है? आपको क्या लगता है? रामदेव जी, बड़ा अफसोस ये होता है कि आप भी इस देश के, क्या मैं तो कहूँगा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आप एक लब्ध प्रतिष्ठित पत्रकार हैं। आपकी अपनी एक सोच है, आप जयप्रकाश मूवमेंट से निकल करके आए हैं और समाजवादी विचारधारा से आप ओतप्रोत हैं। मेरे ये बात समझ में नहीं आती कि ये हमारी जो आज सरकार है, यही सरकार पहले विपक्ष में थी। जब ये सरकार विपक्ष में थी तो इन्हीं सारे मुद्दों को लेकर के ये पार्लियामेंट नहीं चलने देती थी। ये जो है वो रोक देते थे कि नहीं, आप एफडीआर ला रहे हैं, हम नहीं लाने देंगे। आप रेलवे में एफडीआर ला रहे हैं, हम आपको नहीं लाने देंगे। आप जो है वो रक्षा क्षेत्र में एफडीआर ला रहे हैं, एफडीआई ला रहे हैं, हम आपको नहीं लाने देंगे। तो ये सरकार जो उस समय बिल्कुल उलट बात करती थी, सत्ता में आने के बाद में इन्होंने अपने को बिल्कुल अपना कलेवर चोला बदल लिया है और वही बातें करने लगे हैं जो पहले वाली सरकार करती थी, वही उदारीकरण, वही सारी चीजें। जहां तक पूंजीपतियों के को धन्ना सेठों को मदद करने का सवाल है, वो तो इस सरकार की नीति से जुड़ा हुआ चीज है। उनको इससे मतलब नहीं है कि जो है वो राष्ट्रीय जो है वो चीजों को किस तरीके से किया जाए। इनके दिमाग में हमेशा ये है कि जो भी धन्ना सेठ हैं, जो अडानी है या अंबानी है या कोई भी पूंजीपति है, वो ये बिल्कुल जो एक नीति है वर्ल्ड बैंक की कि गवर्नमेंट शुड नॉट बी इन द बिजनेस, सरकार को कोई कारोबार नहीं करना चाहिए। ये रेलवे को एक ट्रांसपोर्ट कंपनी समझते हैं, इसीलिए ये सोचते हैं कि इसको निजी हाथों में सौंपने का काम करना चाहिए, और सौंपना भी चाहिए तो बड़े उद्योगपतियों को सौंपना चाहिए। तो ये जो चीजें हैं वो बहुत गलत हैं। हम लोग बराबर एक बात सरकार को कहते रहे, मैं हाईएस्ट फोरम में इनका
जो पार्टिसिपेशन ऑफ रेलवे एम्प्लॉइज इन मैनेजमेंट है, जिसको संक्षेप में प्रेम कहते हैं और मैं उसको नकली प्रेम कहता हूं, उसमें बराबर इस सवाल को उठाता रहा मैं कि भाई आप जो भी योजना बनाते हैं वो उन 5% लोगों के लिए बनाते हैं जो हवाई जहाज से यात्रा कर सकते हैं, फर्स्ट एसी में यात्रा कर सकते हैं। उनके लिए आपको पिज्जा चाहिए, उनके लिए आपको कोल्ड ड्रिंक चाहिए। आप उनके लिए क्यों नहीं बनाते हैं जो अपने अंगूछे में रोटी सूखी और प्याज और नमक लेकर के, चटनी लेकर के बेचारा आता है, गाड़ी में उसको खाता है, प्लेटफॉर्म का पानी पीता है और वापस चला जाता है। उसके लिए योजना क्यों नहीं बनाते? वो नहीं करेंगे। अभी एक योजना बनाई इन्होंने कि सारे डिब्बे जो है वो एसी कर दिए जाएंगे। तो हमने पूछा ये बेचारे जो घुसते हैं, जो एकदम 70 की जगह 150 घुसते हैं एक डिब्बे में, उनका क्या होगा? तो कहने लगे उनके लिए अब अलग से ट्रेनें चलाएंगे, जनता ट्रेनें चलाएंगे। दलपति जी ने एक जमाने में जनता ट्रेनें चलाई थी, ये लकड़ी के फट्टे होते थे, इनके ऊपर उन्होंने कुशन लगवाने का काम किया। तो वो एक लोक कल्याण की योजना थी, वो लोगों की योजना थी, उनकी सोच ये थी। लेकिन इन सरकारों की सोच ये नहीं है। इन सरकारों की सोच ये है कि हम इनको कैसे लग्जरी ट्रेन में बदल दें और कैसे जो है वो इन पर पैसा कमाने का काम करें, ज्यादा एफ्लुएंट क्लास ऑफ सोसाइटी इनमें ट्रेवल करे, उनके बारे में हमेशा चर्चा होगी। मैं कहता हूं कि भारतवर्ष में जो हमारे उपभोक्ता हैं वो सिर्फ एक ही बात चाहते हैं कि हम एक टिकट खरीदें और हमको गाड़ी के अंदर जगह मिल जाए। इसके लिए चाहिए क्या? कैपेसिटी ऑगमेंटेशन की आवश्यकता है, नई पटरियां डाली जाएं, ज्यादा गाड़ियां चलाई जाएं, इसकी आवश्यकता है। लेकिन यहाँ जब बात होगी तो बुलेट ट्रेन की होगी, हाई स्पीड ट्रेन की होगी, हवाई जहाज के मुताबिक पहुंचा दिया जाए। अभी एक कॉरिडोर बन रहा है नया, पता नहीं बनेगा कि नहीं बनेगा, कल्पना ही में रहेगा। दिल्ली से एक ट्रेन चलने वाली है जो कहा जा रहा है कि 4 घंटे में जो है वो अयोध्या होते हुए बनारस पहुंचा दी जाएगी। मुझे तो नहीं लगता है कि ये चलने वाली है, लेकिन हो रहा है कि उसको दिल्ली से चलाया जाएगा। वो जेवर पहुंचेगी, एयरपोर्ट बन रहा है नया वहां पे, वहां से वो कानपुर छोड़ते हुए लखनऊ होते हुए अयोध्या और अयोध्या से वहां पहुंच जाएगी। सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, परियों की कहानी जैसा लगता है। लेकिन सवाल इस बात का कि उसमें चलेंगे कौन लोग, कहाँ से आएंगे उसमें चलने वाले लोग? तो ये जो कुछ हमारी समझ से मोदी जी बहुत अच्छी बातें करते हैं, हमको कभी सुनता हूं तो लगता है कि क्या बात करी, रेल वाले बड़े खुश हो जाते हैं, फूल के कुप्पा हो जाते हैं कि रेल के बारे में हमसे ज्यादा तो कोई नहीं जानता। मैंने रेलवे में चाय बेची है, मैं रेलवे को बहुत अच्छे से जानता हूँ। तो जब वो ये बात सुनिए ये जो चाय जब बेचते थे तो लोग कहते हैं वो स्टेशन ही नहीं था बटनगर उस समय वहां, तो कैसे बेचते थे? ये भी हो सकता है, लेकिन कुछ लोग मजाक में ये भी कहते हैं कि पहले चूंकि चाय बेचते थे इसीलिए रेल का स्टेशन भी बेच रहे प्रभाकर जी, शिव गोपाल जी, हाँ शिव गोपाल जी, अभी तेजस ट्रेनों का जो हस्र हुआ, ऐसे में आप बुलेट ट्रेन का भविष्य कैसा देखते हैं? और क्या अच्छा नहीं होता कि जो इस पे हजारों करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं उधार लेके, उसका इस्तेमाल रेलवे के मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए किया जाता आम लोगों के हित में? प्रभाकर जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं और मैं इस सवाल को संसदीय समिति के सामने रख चुका हूं। मैं अधीर रंजन जी आजकल चेयरमैन है रेलवे स्टैंडिंग कमेटी के, उनको भी कह चुका हूं। वासुदेवदा को तो मैं 25 दफे इन सब बातों को लिए रखा। इवन जो बीजेपी के भी मेंबर पार्लियामेंट है उनको भी ज्ञापन दे चुका हूँ, उनको कह चुका हूँ कि ये लग्जरी जो है वो भारतवर्ष के लिए ठीक नहीं है। हमारे लिए तो उचित ये है कि किसी तरीके से जो गाड़ियां हैं, जो मैंने आपको बताया मूल बात है वो ये है, आप भी इस बात को समझते होंगे कि हर आदमी के दिल में एक इच्छा होती है कि हम अगर टिकट खरीदें तो हमको गाड़ी में जगह मिल जाए और अपने जहाँ घर तक पहुंचे। बिल्कुल, इससे अलावा उसकी कोई अपेक्षा नहीं। लेकिन ये उसके बारे में तो सोचते नहीं, वहां तो भूसे की तरह भर के आपको ले जाएंगे, लेकिन कल्पनाएं जरूर करेंगे कल्पना लोग में कि हमको बुलेट चाहिए, हमको जो है रॉकेट चाहिए। तो ये सब चीजें जो है वो भारतवर्ष के लिए उचित नहीं है। भारतवर्ष की गरीब जनता के लिए अगर चाहिए तो उसको एक सस्ता और सुलभ साधन चाहिए। भारतीय रेल जो अभी तक हो रहा था, चल रहा था, अब भारत सरकार उनमें परिवर्तन लाना चाहती है। मैं आप सब तमाम साथियों से ये अपील करता हूं कि ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन उस लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए कदम बढ़ा चुका है। आप सबका सहयोग मिले, हम इनको भारतीय रेल को बदलने नहीं देंगे, इसको हम निजी हाथों में नहीं जाएंगे। शिव गोपाल जी, मुझे ऐसा लगता है, आप तो पूरी दुनिया घूमते हैं,
और जानते हैं पॉलिसीज कैसे बनती हैं। ये जो देश बनाते हैं बुलेट ट्रेन, चाहे जापान हो, चीन हो, कोरिया हो, जर्मनी हो, स्पेन हो, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये आके कुछ लॉबी जो आपके जहां वित्त मंत्रालय में या नीति आयोग में ये अपने प्रभाव का उपयोग करके जो जरूरत नहीं है इस देश को उसको बेचते हैं और हमारे जो सरकार है वो उनको खरीदना चाहती है। और इसमें मैंने देखा चीन में भी इन सब चीजों में बड़ा मोटा कमीशन मिलता है जो लोग सरकारों में रहते हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इसके पीछे कोई भ्रष्टाचार हो, चंदा उगाने का कोई खेल हो? देखिए रामदत्त जी, जहां पैसा आएगा वहां पर निश्चित तौर पर कुछ न कुछ करप्शन का इनपुट जरूर आएगा। और ये चाहे आईडीबीआई हो, चाहे वर्ल्ड बैंक हो या और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो, चाहे जापान का जायका हो, ये जो भी यहाँ पर अपना धन लगा रहे हैं या भारत सरकार को ये नुस्खे दे रहे हैं कि आप इनका इस्तेमाल करिए, आप बहुत अच्छे हो जाएंगे, तो मुझे लगता है कि ये नुस्खे भारत में प्रयोग के लायक नहीं है। तमाम देशों में, अर्जेंटीना में, ब्राजील में, वेनेजुएला में इन लोगों ने इन नुस्खों का प्रयोग किया और वो कंट्रीज में ये नुस्खे फेल हुए। आपको मालूम है इससे पहले एक बार जो है वो हमारे एशियन कंट्रीज में भी इनका प्रयोग हो चुका है, वहां पर भी ये फेल हो चुके हैं। भारतवर्ष ने किसी तरीके से बैलेंस्ड इकोनॉमी के जरिए हमने अपने को अभी तक संभाल करके रखा हुआ है। वो सरकारों की वजह से नहीं संभाल के रखा हुआ है, इस देश की जनता और उपभोक्ता की वजह से संभाल के रखा हुआ है। तो अगर हम लोग खड़े होकर के इन सारी चीजों के विरोध में एकता के साथ में अपने संसाधनों को बचाने में सफल नहीं हुए तो मैं समझता हूं कि ये लोग तो हर चीज को बेचने के लिए ही आए हैं, चलाने के लिए नहीं आए हैं। अब चूंकि इनके पास में सारे संसाधन हैं, पैसा है, उद्योगपति हैं, उद्योगपतियों के चैनल हैं, आप तो अपना समय, अपना पैसा लगा करके और ये एक तरीके से ये सब हम लोगों को मौका देने का काम कर रहे हैं। अदरवाइज बहुत मुश्किल है। यहाँ से तो हमारे पास लोग आते हैं, हमारा बाइट लेके जाते हैं, शाम को हमसे कहते हैं कि भैया माफी चाहता हूँ कि वो तो चलाने नहीं दिया उन्होंने। जिस दिन कोई आंदोलन होता है उस दिन हमारा रेलवे बोर्ड का एक अधिकारी है बहुत बड़ा, वो जाकर के पूरी मॉनिटरिंग करता है, देखता है, जैसे एक बार न्यूज चलती है वहां पे उसको गिरवा देता है। तो जहाँ इस तरीके का हो, मतलब खासतौर पर मीडिया में, वहां पे किस तरीके से काम किया जाए। तो यही है कि भैया किसान है, मजदूर है, जो भी है, सबको एक मंच पे लाओ, एक साथ इकट्ठा करो, देश में एक ऐसा आंदोलन खड़ा करो। जयप्रकाश जी तो हम लोग नहीं बन पाएंगे लेकिन उनके अनुयायी हैं, तो कम से कम देश में एक ऐसा आंदोलन तो खड़ा करें ताकि इनको भविष्य में आने वाले कल में ये पता चल जाए कि जनता भी कुछ होती है। तो हम भी नारा यही देने वाले हैं कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। जयप्रकाश जी आपके रेलवे कर्मचारियों के भी नेता थे। मेरा एक आखिरी सवाल है आपसे कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि चाहे बैंकों का हो, चाहे रेलवे का हो, चाहे और पब्लिक सेक्टर यूनियन, जो ट्रेड यूनियन आंदोलन है वो केवल वेतन भत्ता, डीए, पेंशन, ये एक इन्हीं मुद्दों पे सिमट के रह गया। जो राजनीतिक चेतना, जो आज संविधान दिवस है, हमारा संविधान जो है वो लोकतांत्रिक गणराज्य है जिसमें समानता की बात है, जिसमें न्याय की बात है, जिसमें बंधुत्व की बात है, जिसमें धर्मनिरपेक्षता की बात है, जिसमें समाजवाद की बात है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि जो ट्रेड यूनियन के नेता हैं वो अपने लोगों को जो राजनीतिक चेतना जागृत करनी चाहिए, राजनीतिक मुद्दों पे जो जागरूकता पैदा करनी चाहिए संगठन, उसमें मुझे लगता है कि विफल रहे हैं और इसीलिए सरकारें नहीं सुनती हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि रेलवे के सवाल पे आपके साथ हड़ताल करेंगे और जब वोट देना होगा तो वो धर्म के नाम पे देंगे। रामदत्त जी, आपने दुखती रग पे हाथ रखा है और मैं आपसे बिल्कुल 100% सहमत हूँ कि आज का जो संगठित मजदूर आंदोलन है वो एक तरीके से मेरी समझ से पूरे तौर पर भटकाव की स्थिति में है। हम भी उसमें शामिल हैं, हम अपने को उससे अलग नहीं करते। हम लोग जो है वो नहीं, आप कम से कम बोलते तो हैं बोलते तो हैं। हम लोग जो है वो सिर्फ अपने महंगाई भत्ता, अपने अलाउंस, अपने काम के घंटे, अपनी वर्किंग कंडीशंस, अपने प्रमोशन, उन्हीं तक अपने को सीमित कर लिया है। और हमारे साथ जो काम करने वाले दूसरे लोग हैं, जो जिनको 8 घंटे के बजाय मालिक जो है वो 12-12 घंटा, 24-24 घंटा, 36-36 घंटे काम करा रहा है, उनके बारे में सोचते नहीं। उनकी कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं, उनका कोई ESI नहीं,
उनका कोई बीमा नहीं। तो हम लोगों ने इसीलिए फैसला किया है कि हम अपने लोगों को संगठित करेंगे, उनकी मांगों के लिए लड़ेंगे, लेकिन साथ इसके जो हमारे साथ कम से कम काम कर रहा है, ठेका श्रमिक हो, आउटसोर्स वर्कर हो, हम उसको भी संगठित करने का काम करेंगे। और सरकार जो जिस तरीके से ये नए लेबर कोड ला करके मालिकों को मजबूत करना चाहती है, हमारे श्रमिक कानून जो इतने जमाने से बने हुए थे, आपने संविधान सभा की बात की, संविधान सभा में जो संविधान भारत में लागू हुआ था, जिसको बाबा साहब अम्बेडकर और तमाम साथियों ने इतनी मेहनत करने के बाद बनाया था, उस संविधान को धीरे धीरे करके पूंजीपतियों को समर्पित किया जा रहा है। उनमें से मजदूर और किसानों की, गरीबों की जो समस्याएं थी, उनको किनारे करने का काम हो रहा है। ये 4 जो लेबर कोड अभी लाए गए हैं, खास तौर पे जो इंडस्ट्रियल कोड है, अगर वो लागू हो गया कि 51% जो वोट लाएगा वो आदमी मान्यता पाएगा, वो भी मस्टर रोल का। इसका सीधा मतलब यह है कि ये यूनियनों को समाप्त करना चाहते हैं, और यूनियनें समाप्त हो जाएंगी तो जो वाणी है वो गूंगे हो जाएंगे मजदूर और उनके जो संगठन, और गूंगा ही संगठन इनको चाहिए। तो इसी स्थिति में आज जो तमाम देश के अंदर कोलाहल है, लोगों के अंदर वो है, वो ये जो संविधान की हत्या हो रही है उसके लेकर के है। जो हमारे कोड बदले जा रहे हैं, कानून बनाए जा रहे हैं, वो मजदूर हितों में नहीं है। कहा जा रहा है मजदूर हित में कर रहे हैं, लेकिन ये सारे के सारे जो है वो पूंजीपति के हित में बन रहे हैं। तो हम एक चेतना लाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई खाली हम अपने में ही उलझे नहीं रहे, अपने घरों में ही नहीं घूमते रहे, हमें जो दूसरे लोग हैं उनके बारे में सोचना है और देश के बारे में सोचना है। ये देश जा कहाँ रहा है? ये पूंजीवादी व्यवस्था लाद करके हमारे ऊपर कुछ लोगों को सिर्फ मोटा करने की साजिश हो रही है, या देश में एक समग्र विकास की बात हो रही है। कहा जा रहा है सबका साथ सबका विकास, लेकिन उसमें मजदूर कहीं नहीं है, किसान कहीं नहीं है, वो सड़क पर है, वो लड़ाई के रास्ते पर आगे बढ़ने का काम। नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका शिवगोपाल जी। और खाली रेल और बैंक नहीं, चिकित्सा और शिक्षा भी इस समय प्राइवेटाइजेशन के तरफ ढकेली जा रही है। तो आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं राजनीतिक चेतना जागृत करने का, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए, आपको जो पूंजीपतियों का जो मीडिया है वो आपको इसमें साथ नहीं देगा। आपको जरूरत आज यही है कि जिस तरह से मीडिया स्वराज और जनादेश जैसे जो चैनल हैं, इनको जो केवल पब्लिक सर्विस के लिए काम कर रहे हैं, इनको मजबूत किया जाए, इनको शेयर किया जाए और लोग और अधिक से अधिक इनको लाइक किया जाए। आपसे फिर मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका शिवगोपाल जी, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्रभाकर जी। बहुत धन्यवाद रामदत्त जी, बहुत धन्यवाद प्रभाकर जी, धन्यवाद, थैंक यू।